भारत के इतिहास की किताबों में आजादी की लड़ाई का नक्शा अक्सर दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता और बंबई जैसे शहरों तक सिमट कर रह जाता है। लेकिन इसी नक्शे के एक कोने में पूर्वोत्तर भारत की उन पहाड़ियों में जहां घने जंगल हैं, ऊंची चोटियां हैं और सदियों पुरानी आदिवासी संस्कृतियां हैं, वहां भी एक लड़ाई लड़ी जा रही थी। उतनी ही तीखी, उतनी ही जोखिम भरी, लेकिन इतिहास ने उसे वो जगह नहीं दी जो उसे मिलनी चाहिए थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक क्रांतिकारी आंदोलन में कदम रखा, 16 साल की उम्र में उस आंदोलन की कमान संभाली और 19 साल की होने से पहले ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे ताकतवर सेना को पूरे 3 साल तक छकाती रही। ये कहानी है रानी गाइदिन्ल्यू की। 20वीं सदी की शुरुआत का दौर, मणिपुर की सीमा से लगे नागा पहाड़ी इलाके जो आज मणिपुर, नागालैंड और असम के कुछ हिस्सों में फैले हैं। यहाँ रहने वाला रोंगमी नागा समुदाय, जिसे उस दौर में कबुई नागा भी कहा जाता था, अपनी जमीन, अपने जंगलों और अपनी परंपराओं के साथ सदियों से जीता आया था। इसी समुदाय के एक गांव लोंगकाओ में जनवरी 1915 में एक लड़की का जन्म होता है, गाइदिन्ल्यू। उनका परिवार साधारण था, न कोई बड़ा रुतबा, न कोई खास संसाधन, लेकिन इस इलाके की भौगोलिक और सामाजिक बनावट ऐसी थी कि यहाँ के लोग अपने फैसले खुद लेने के आदी थे, बाहरी सत्ता का हुक्म मानने के नहीं। उस दौर के नागा पहाड़ी इलाकों की जिंदगी आसान नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने इस इलाके पर अपना नियंत्रण तो जमा लिया था, लेकिन प्रशासन का तरीका बेहद दमनकारी था। स्थानीय लोगों पर भारी टैक्स लगाए जाते थे, जिन्हें चुकाना मुश्किल होता था, क्योंकि इलाके की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेती और जंगल पर निर्भर थी। नकदी का लेन देन कम था। बेगार प्रथा के तहत गांव वालों को बिना किसी मजदूरी के अंग्रेज अफसरों के लिए जबरन काम करना पड़ता था। सड़कें बनाना, सामान ढोना, अफसरों के लिए घर बनाना, कभी कभी हफ्तों तक अपने खेत छोड़कर। जो इनकार करता उसे कड़ी सजा मिलती। कभी कभी पूरे गांव को सामूहिक रूप से दंडित किया जाता। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा था, जिससे स्थानीय पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं, पूर्वजों की पूजा और सामुदायिक रीति रिवाजों पर दबाव बनने लगा था। कुल मिलाकर नागा समुदाय खुद को अपनी ही जमीन पर हाशिए पर धकेला हुआ महसूस कर रहा था। न अपनी संस्कृति सुरक्षित, न अपनी मेहनत का हक, न अपनी आवाज सुनी जाने वाली। इसी माहौल में एक युवा नेता उभरता है, हाइपो जादोनांग, जो गाइदिन्ल्यू के दूर के चचेरे भाई थे। जादोनांग बचपन से ही असाधारण थे। कहा जाता है कि वो कम उम्र से ही गहरे आध्यात्मिक अनुभवों की बात करते थे, सपनों और दर्शनों का जिक्र करते थे, जिन्हें स्थानीय लोग एक खास आध्यात्मिक शक्ति के संकेत के रूप में देखने लगे। धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द एक आंदोलन खड़ा होने लगा। इस आंदोलन को नाम मिला हेरा का आंदोलन, जिसका मतलब होता है शुद्ध मार्ग या पवित्र रास्ता। ये शुरुआत में एक धार्मिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन था। जादोनांग का मानना था कि नागा समुदाय की पारंपरिक मान्यताएं धीरे धीरे कमजोर पड़ रही हैं। कुछ पशुबली की प्रथाएं बहुत खर्चीली और कठोर हो गई थी और मिशनरियों के प्रभाव में कई लोग अपनी जड़ों से कट रहे थे। हेरा का आंदोलन ने एक बीच का रास्ता सुझाया, पारंपरिक आस्था को बनाए रखते हुए कुछ प्रथाओं में सुधार, सामूहिक पूजा के नए तरीके और सबसे महत्वपूर्ण एक साझा नागा पहचान का निर्माण, जो गांव-गांव और कबीले-कबीले की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों को जोड़े। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन ने एक राजनीतिक रंग ले लिया। जादोनांग ने नागा राज की बात करनी शुरू की, यानी नागा इलाकों में स्वशासन, जहां ब्रिटिश हुकूमत का दखल न हो, जहां टैक्स और बेगार की व्यवस्था खत्म हो और स्थानीय लोग अपने नियम खुद बनाएं। ये मांग सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को चुनौती देने जैसी थी। जादोनांग ने अलग अलग गांवों का दौरा करना शुरू किया, लोगों को संगठित किया और धीरे धीरे उनके समर्थकों की संख्या
हजारों में पहुंच गई। जल्द ही अंग्रेज प्रशासन की नजर में जादोनांग एक खतरनाक व्यक्ति बन गए। ऐसा व्यक्ति जो धर्म की आड़ में राजनीतिक विद्रोह खड़ा कर रहा है। गाइदिन ल्यू सिर्फ 13 साल की थी जब उन्होंने जादोनांग के आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उस दौर के आदिवासी समाज में, जहां आमतौर पर बड़े फैसले उम्रदराज पुरुष लेते थे, एक किशोरी लड़की का इतनी कम उम्र में एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना असाधारण था। लेकिन जादोनांग को गाइदिन ल्यू में कुछ खास नजर आया। उनकी समझ, उनका साहस, लोगों को अपनी बात से प्रभावित करने की क्षमता और एक असाधारण याददाश्त, जिससे वो आंदोलन के गीतों, मंत्रों और संदेशों को जल्दी सीख लेती। जल्द ही गाइदिन ल्यू उनकी सबसे भरोसेमंद शिष्याओं में गिनी जाने लगी। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलती, हेरा का आंदोलन का संदेश फैलाती, सामूहिक प्रार्थनाओं का नेतृत्व करती और लोगों को टैक्स तथा बेगार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती। इन यात्राओं में उन्हें इलाके की भौगोलिक बनावट की गहरी समझ मिली। कौन सा रास्ता किस जंगल से होकर जाता है, कहां छिपने की जगहें, कौन सा गांव किस पर भरोसा करता है, ये जानकारी आगे चलकर उनके लिए बेहद काम आई। लेकिन 1931 में ये आंदोलन एक बड़े संकट से गुजरता है। ब्रिटिश सरकार जादोनांग की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी नागा राज की मांग से इतना परेशान हो चुकी थी कि उसने उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। जादोनांग पर एक हत्या के मामले में झूठा आरोप लगाया जाता है। ये आरोप था कि उन्होंने कुछ व्यापारियों की हत्या करवाई थी। असल में ये मामला जादोनांग के आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों की एक अलग घटना से जोड़ा गया था, ताकि प्रशासन को एक कानूनी बहाना मिल जाए। मुकदमा बेहद जल्दबाजी में चलाया जाता है। बिना ठीक से बचाव का मौका दिए गवाहों को दबाव में रखा जाता है और अगस्त 1931 में सिर्फ 24 साल की उम्र में जादोनांग को इम्फाल में फांसी दे दी जाती है। ये पूरे आंदोलन के लिए एक भयंकर झटका था। एक नेतृत्व विहीन आंदोलन जिसके सैकड़ों समर्थक अब बिखरने के कगार पर थे। ब्रिटिश सरकार को पूरा भरोसा था कि जादोनांग की मौत के साथ ही ये आंदोलन भी दम तोड़ देगा। आखिर एक 16 साल की लड़की भला क्या कर लेगी? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जादोनांग की फांसी के बाद गाइदिन ल्यू आगे आती है और आंदोलन की पूरी कमान अपने हाथ में ले लेती है। ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ था एक बिखरता हुआ आंदोलन, अपने संस्थापक को खो चुका, उदास और डरे हुए समर्थक। दूसरी तरफ थी ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी सैन्य और प्रशासनिक ताकत, जिसने अभी अभी दिखा दिया था कि वो अपने विरोधियों के साथ क्या कर सकती है। लेकिन गाइदिन ल्यू पीछे नहीं हटी। उन्होंने आंदोलन को दोबारा संगठित करना शुरू किया। वो खुद गांव-गांव जाती, अक्सर पैदल, घंटों की दूरी तय करके लोगों से मिलती, उन्हें भरोसा दिलाती कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, कि जादोनांग का सपना अभी जिंदा है। धीरे धीरे उनके पीछे हजारों की संख्या में नागा लोग जुड़ने लगे, न सिर्फ उनके अपने रोंगमी समुदाय से, बल्कि आसपास के अन्य नागा उपसमुदायों से भी। उन्होंने सिर्फ धार्मिक सांस्कृतिक पहचान की बात नहीं की, बल्कि सीधे तौर पर ब्रिटिश टैक्स व्यवस्था और बेगार प्रथा के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, टैक्स मत दो, बेगार के लिए मत जाओ, अपनी जमीन और अपने अधिकारों की रक्षा खुद करो। ये सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था। गाइदिन ल्यू ने एक समानांतर व्यवस्था खड़ी करनी शुरू की। अपने लड़ाके तैयार किए, पारंपरिक हथियारों, भाले, तीरकमान, दाओ नाम की स्थानीय तलवारों से लैस एक छोटी लेकिन समर्पित टुकड़ी बनाई, अपने ठिकाने बनाए और इलाके में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो ब्रिटिश प्रशासन की नाक के नीचे काम करता, लेकिन उनकी पकड़ में नहीं आता। ये किसी संगठित सेना जैसा नहीं था। ये गुरिल्ला ढंग का प्रतिरोध था, जो जंगलों और पहाड़ियों की भौगोलिक बनावट का पूरा फायदा उठाता था और स्थानीय लोगों के भरोसे पर टिका था। ब्रिटिश सरकार के लिए ये स्थिति असहनीय होती जा रही थी। एक किशोरी लड़की बिना किसी आधुनिक हथियार या प्रशिक्षित सेना के
पूरे नागा इलाके में उनके प्रशासन को चुनौती दे रही थी और आम लोग खुलकर उसका साथ दे रहे थे। सरकार ने सैन्य बल भेजा। असम राइफल्स की टुकड़ियां इलाके में तैनात की गई। कई गांवों पर छापे मारे गए, घर जलाए गए, अनाज के भंडार नष्ट किए गए। लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की गई ताकि वो गाइदिन्ल्यू का साथ छोड़ दें और उनकी मुखबिरी करें। कुछ गांवों के मुखियाओं को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, दबाव बनाया गया। लेकिन हर बार जब सेना किसी ठिकाने के करीब पहुंचती, गाइदिन्ल्यू और उनके साथी पहले ही वहां से निकल चुके होते। वो घने जंगलों का सहारा लेती, एक गांव से दूसरे गांव, कभी ऊंची पहाड़ियों में छिपती, कभी घने जंगलों के भीतर अस्थायी झोपड़ियों में रातें गुजारती। स्थानीय लोगों का भरोसा और समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत था। गांव वाले उन्हें छिपाते, खाना पहुंचाते और सेना की हरकतों की खबर पहले ही आगे भिजवा देते ताकि गाइदिन्ल्यू का दल समय रहते सुरक्षित जगह चला जाए। यह सिलसिला करीब 3 साल तक चला। ब्रिटिश अफसर जो एक 16-17 साल की लड़की को महीनों में पकड़ लेने का दावा करते थे, बार बार नाकाम होते रहे और ये नाकामी उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही थी। यही वजह थी कि अंग्रेजी अफसरों और अखबारों में उन्हें नागा जोन ऑफ आर्क कहा जाने लगा, फ्रांस की उस ऐतिहासिक योद्धा लड़की के नाम पर जिसने अपने देश के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। ये तुलना अपने आप में इस बात का सबूत थी कि ब्रिटिश प्रशासन भी गाइदिन्ल्यू के साहस और नेतृत्व क्षमता को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था, भले ही वो उन्हें अपना दुश्मन मानता हो। आखिरकार अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश सेना को कामयाबी मिलती है। पुलोमी नाम के एक गांव में, जो आज नागालैंड में स्थित है, गाइदिन्ल्यू के ठिकाने की खबर सेना तक पहुंचती है। कहा जाता है कि ये जानकारी किसी मुखबिर के जरिए मिली थी। हालांकि इसे लेकर अलग अलग विवरण मिलते हैं। कैप्टन मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में एक सैन्य दस्ता वहां पहुंचता है और गांव को अचानक घेर लेता है, जिससे गाइदिन्ल्यू के दल को भागने का पूरा मौका नहीं मिलता। इस मुठभेड़ में उनके कुछ साथी मारे जाते हैं और आखिरकार गाइदिन्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन बिना ठीक से बचाव का मौका दिए उन्हें लंबी कैद की सजा सुना दी जाती है। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि अगर गाइदिन्ल्यू को खुला छोड़ा गया तो वो दोबारा आंदोलन खड़ा कर सकती है, इसलिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का फैसला लिया गया। यहाँ से शुरू होता है गाइदिन्ल्यू की जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे कठिन अध्याय, 14 साल की कैद। उन्हें अलग अलग जेलों में स्थानांतरित किया जाता रहा, कभी कोहिमा, कभी गुवाहाटी, कभी शिलोंग, कभी आइजोल। इसके पीछे मकसद साफ था, उन्हें अपने समर्थकों और अपने इलाके से दूर रखना, ताकि उनका प्रभाव कमजोर पड़ जाए और आंदोलन खुद ब खुद दम तोड़ दे। जेल की जिंदगी बेहद कठिन थी। सुविधाओं का अभाव, सख्त निगरानी, अपने परिवार और अपनी भाषा संस्कृति से पूरी तरह कटी हुई जिंदगी। एक पहाड़ी इलाके में पली बढ़ी लड़की के लिए मैदानी इलाकों की जेलों की गर्मी, अलग खान पान और भाषा की दूरी किसी सजा से कम नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद नागा पहाड़ियों में गाइदिन्ल्यू का नाम धीरे धीरे एक प्रतीक बनता गया, प्रतिरोध का प्रतीक, साहस का प्रतीक। लोग उन्हें भूले नहीं, बल्कि उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के जरिए आगे बढ़ती रही, गीतों और कहानियों में ढलती रही। इसी दौरान 1937 में एक अहम मोड़ आता है। जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे, नागा पहाड़ियों के दौरे पर जाते हैं। वहां उन्हें गाइदिन्ल्यू की कहानी के बारे में तफसील से पता चलता है। एक किशोरी जिसने अकेले दम पर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और जो अब भी बिना किसी खुले मुकदमे के जेल में बंद है। नेहरू इस कहानी से गहराई से प्रभावित होते हैं। वो उन्हें रानी की उपाधि देते हैं। यही वो पल था जहां से गाइदिन्ल्यू नाम के आगे रानी जुड़ गया और आगे चलकर वो पूरे भारत में
रानी गाइदिन्ल्यू के नाम से जानी गई। नेहरू सिर्फ उपाधि देने तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बार बार उनकी रिहाई की मांग उठाई, केंद्रीय असेंबली में और सार्वजनिक मंचों पर उनका मामला उठाया, अखबारों में लेख लिखवाए ताकि जनता तक उनकी कहानी पहुंचे। लेकिन अंग्रेज सरकार टस से मस नहीं हुई। उनके लिए गाइदिन्ल्यू अब भी एक खतरा थी और वो उन्हें आजाद करने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि रिहाई के बाद वो दोबारा नागा इलाकों में आंदोलन खड़ा कर सकती है। 14 साल, ये वो वक्त था जो गाइदिन्ल्यू ने जेल की चारदीवारी के भीतर बिताया। अपनी जवानी के सबसे कीमती साल, बिना किसी खुले मुकदमे के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी। इस दौरान भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था और इन सब की खबरें गाइदिन्ल्यू तक धीरे धीरे अधूरी और देरी से पहुंचती। आखिरकार 1947 में भारत आजाद होता है, नई सरकार बनती है और आजाद भारत की सरकार गाइदिन्ल्यू को रिहा करने का फैसला लेती है। 14 साल बाद गाइदिन्ल्यू आजाद होती है। उस उम्र में जब उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल की सलाखों के पीछे गुजर चुका था, लेकिन उनकी लड़ाई यही खत्म नहीं होती। आजादी के बाद के दशकों में नागा इलाकों में एक नया राजनीतिक तूफान उठता है। कुछ नागा नेता, जिनमें एजेड फिजो प्रमुख थे, भारत से अलग एक स्वतंत्र नागा राष्ट्र की मांग करने लगते हैं और ये आंदोलन धीरे धीरे हथियारबंद विद्रोह का रूप ले लेता है। ये गाइदिन्ल्यू के लिए एक मुश्किल और जटिल स्थिति थी। वो खुद अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा चुकी थी, तो क्या वो अब अपने ही समुदाय के अलगाववादी आंदोलन का विरोध करे? गाइदिन्ल्यू ने इस अलगाववादी मांग का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि नागा समुदाय का भविष्य भारतीय संघ के भीतर रहकर अपनी सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों की रक्षा करते हुए ही सुरक्षित है, न कि हथियारबंद अलगाव में, जिससे उनके समुदाय को और नुकसान होगा। ये रुख उन्हें आसान नहीं पड़ा। उन्हें अपने ही समुदाय के एक हिस्से से विरोध का सामना करना पड़ा, धमकियां मिली, लेकिन वो अपने रुख पर कायम रही। इसके साथ साथ वो अपने समुदाय के हकों के लिए, हेराका परंपरा और नागा सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए लगातार काम करती रही। जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर शिक्षा और सामाजिक सुधार के कामों में जुटी रही। आजाद भारत की सरकार ने धीरे धीरे उनके योगदान को पहचानना शुरू किया। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाने वाला ताम्रपत्र सम्मान मिला। 1972 में उन्हें भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया। इसके अलावा उन्हें विवेकानंद सेवा पुरस्कार जैसे सम्मान भी मिले। रानी गाइदिन्ल्यू का निधन 1993 में हुआ। अपने पैतृक इलाके में नागा पहाड़ियों की उन्हीं जमीनों के करीब जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। बाद के सालों में भारत सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट जारी किए, उनके नाम पर पुरस्कार स्थापित किए और दिल्ली में उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की गई। रानी गाइदिन्ल्यू की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन अध्यायों में से एक है जो मुख्य धारा के इतिहास लेखन में शायद ही कभी वो जगह पाता है जिसका वो हकदार है। एक 13 साल की लड़की जो एक आंदोलन में शामिल होती है, 16 साल की उम्र में उसकी कमान संभालती है, बिना किसी बड़ी सेना या संसाधन के 3 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देती है और फिर 14 साल जेल में बिताने के बाद भी आजाद भारत में अपने समुदाय के हकों के लिए लड़ती रहती है। ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि असाधारण दृढ़ता और दूरदर्शिता की भी है। जब हम आजादी की लड़ाई के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर हमारी नजर देश के कुछ चुनिंदा शहरों और कुछ चुनिंदा नामों तक सिमट जाती है, लेकिन इस देश के हर कोने में, हर पहाड़ी और हर जंगल में ऐसी कहानियां दबी पड़ी हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से उस बड़ी लड़ाई में अपना हिस्सा डाला। रानी गाइदिन्ल्यू की कहानी उन्हीं में से एक है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ बड़े शहरों और बड़े नामों की नहीं थी, बल्कि उन जंगलों और पहाड़ियों की भी थी
जहां एक किशोरी लड़की ने अकेले दम पर एक साम्राज्य को चुनौती दी थी।